नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्राम, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। इतिहास विषय में रुचि रखने वाले सभी विद्यार्थियों, अध्येताओं, अनुसंधानकर्ताओं और साथ ही विद्वजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज एक नवीन विषय बिंदु के साथ मैं आपके समक्ष फिर से हाजिर हूं, एक नई दृष्टि के साथ। आज का जो हमारा विषय बिंदु है, जिस पर हम व्यापक और विशद चर्चा करने जा रहे हैं और जिसके विश्लेषणात्मक व्याख्या इस व्याख्यान के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी, उस विषय बिंदु का शीर्षक है इतिहास में काल विभाजन, यथार्थ या सुविधा मात्र, पीरियड डिवीजन इन हिस्ट्री, रियलिटी और कन्वीनियंस ओनली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपने जब कभी भी इतिहास पढ़ा होगा या इतिहास के बारे में आपकी अध्ययन रहा होगा या आप वर्तमान में जो इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, आप अक्सर ये देखने में और सुनने में मिलता है कि इतिहास को आप प्राचीन काल, मध्यकाल या आधुनिक काल, 3 कालों के नाम से आप संबोधित करते हैं। और हमें आज तक कक्षाओं में यही पढ़ाया गया है कि इतिहास में जो काल विभाजन है, उसको हम 3 भागों में बाँटते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इतिहास में जो ये काल विभाजन किया गया है, इस काल विभाजन के पीछे की क्या कोई तार्किकता है या यथार्थता है या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? या इतिहास में जो ये काल विभाजन 3 भागों में किया गया है, जिसे मैं प्राचीन काल कहूँ, मध्यकाल कहूँ या आधुनिक काल कहूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मात्र ये एक सुविधा के लिए ये विभाजन रेखा खींच दी गई है? हम इसी बातों की पड़ताल अपने इस व्याख्यान के माध्यम से करेंगे। मैं इस व्याख्यान के माध्यम से तार्किक विवेचना और अपने तर्क आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा और मैं आप सभी से ये अपेक्षा करता हूँ कि इस व्याख्यान को अगर आप अंत तक सुनेंगे, तो आप भी उस स्थिति में होंगे जिसमें मैं अंतिम निर्णय मैं इस बिंदु पर नहीं दूँगा। मैं सिर्फ़ आपकी इस विषय बिंदु पर अपनी तार्किक विवेचना, विश्लेषणात्मक दृष्टिपात करने का प्रयास करूँगा और निर्णय आपको करना है कि इतिहास में जो काल विभाजन किया गया है, क्या यह वो यथार्थ है या वो मात्र सुविधा के लिए 3 कालखंडों में उसको बाँट दिया गया है, जिसे हम कहें प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आपने अक्सर जब भी किसी भी शिक्षक से बात की होगी या अपने साथी लोगों से बात की होगी या आपके से जो बड़े हैं या आपके जो इतिहास विषय में जो रुचि रखते हैं, उनसे आपको अक्सर ये देखने में और सुनने में मिला होगा कि मेरी प्राचीन काल में गहरी रुचि है, मेरी मध्यकाल में गहरी पकड़ है या आधुनिक काल मेरा रुचि का सबसे उत्तम क्षेत्र है। लेकिन कभी क्या आपने ये जानने का प्रयास किया है या उनसे ये पूछने का साहस किया है कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल का ये तथाकथित जो काल विभाजन किया गया है, क्या उसके पीछे कोई तार्किक आधार है? क्या कोई एक ऐसी सीमा रेखा है जहाँ पर आकर के एक काल को दूसरे काल से हम पृथक कर सकें? या कोई ऐसा वैज्ञानिक आधार है जिसके आधार पर हम कह सकें कि हाँ, ये वो लाइन है या वो आधार रेखा है या वो तिथि है या कोई एक निश्चित घटनाक्रम है जिसके आधार पर हम प्राचीन काल को मध्यकाल से और मध्यकाल को आधुनिक काल से विभाजित करते हैं? मैं अपने विद्यार्थी जीवन में इसी समस्या से और इसी दुविधा से ग्रस्त रहा। मैंने अपने क्लासमेट से, साथियों से और इतिहास के जो भी शिक्षक मेरी पहुँच में थे, उन सब से मैंने अक्सर ये जानने का प्रयास किया कि श्रीमान जी, आप क्या मुझे ये बतलाएँगे कि वो कौन-सी आधार रेखा है या कौन-सी विभाजक रेखा है या वो कौन-सी तिथि रेखा है, जिसके आधार पर प्राचीन काल को मध्यकाल से पृथक किया गया है या मध्यकाल को आधुनिक काल से पृथक किया गया है? मैं हमेशा पूरे विद्यार्थी जीवन में इसी समस्या और दुविधा से ग्रस्त रहा और मेरी ये दुविधा है, उसका संतोषजनक कभी मुझे समाधान और जवाब है, वो नहीं मिल सका। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे विद्यार्थी और मेरे साथी लोग या जो भी मेरे इस व्याख्यान को पूरी तल्लीनता और मन के साथ सुन रहे हैं, उनमें ये दुविधा या शंका की या भ्रम की स्थिति ना रहे कि इतिहास में काल विभाजन के पीछे क्या आधार रहे हैं या उसके पीछे कोई
स्पष्ट तार्किक कारण रहे हैं या कोई वैज्ञानिक आधार है जिसके आधार पर इतिहास का काल विभाजन किया गया है। मैं अपने इस व्याख्यान के माध्यम से यही प्रयास करूंगा कि आपकी उस भ्रम, शंका, उहापोह या दुविधा की स्थिति जिसका मैंने सामना किया है, उस तरह की दुविधा या उहापोह की स्थिति का सामना आपको नहीं करना पड़े। आपके पास एक स्पष्ट दृष्टि हो, आपके पास एक वैज्ञानिक सोच हो, कोई तार्किक आधार हो या यथार्थ दृष्टि हो, जिसमें आप अपने छोटे भाई बहनों को या अपने साथी लोगों को या जब आप अकादमिक क्षेत्र में जाएं या इतिहास विषय की जब भी आप चर्चा करें सामान्य जीवन में, तो आपके पास एक स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए, आपकी बातों में स्पष्टता होनी चाहिए या आपके पास एक मजबूत कारण होना चाहिए जिससे आप दूसरे को ये समझा पाएँ कि इतिहास का जो काल विभाजन किया गया है, उसके पीछे का आधार क्या रहा है और अगर आधार नहीं है, तो क्यों सुविधा मात्र के लिए ऐसा किया गया है। चूँकि आप सभी जानते हैं कि सुविधाओं से आपका अस्थायी काम तो चल सकता है, लेकिन इससे जीवन में प्रगति के रास्ते में कहीं न कहीं रुकावट आती है और अगर हम सुविधाओं के लिए बगैर तार्किक विवेचना के या कारणों का विश्लेषण किए, अगर हम चीज़ों को समझने का प्रयास नहीं करेंगे और सिर्फ ये कहेंगे कि ये तो हम सुविधा के लिए कर रहे हैं, इसके पीछे कोई यथार्थ कारण नहीं है या कोई तार्किक कारण नहीं है या कोई एक वैज्ञानिक सोच नहीं है या कोई एक स्पष्ट दृष्टि नहीं है, तो दोस्तों सुविधाओं से मात्र से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि एक स्पष्ट दृष्टि वाले और एक वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति की ये विशेषता होती है कि उसके मन मस्तिष्क में जो भी ज्ञान संचित है या जिन भी बातों में वो संपूर्णता समझ रहा है, कहीं वो सुविधा मात्र बन करके उसके लिए अपूर्णता साबित ना हो जाए। मैं इस व्याख्यान के माध्यम से इसी इतिहास में काल विभाजन के यथार्थ और इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के मिथक, कारण की तार्किक विवेचना और विश्लेषण करने का प्रयास करने जा रहा हूँ। आपसे ये अपेक्षा है कि आप पूरी तल्लीनता, एकाग्रचित्त होकर के और पूरे मन मस्तिष्क को केंद्रित करके आप मेरे इस एक-एक शब्द को गौर से सुनेंगे और अंत में ये निर्णय आपको ही करना है कि इतिहास में जो काल विभाजन किया गया है, क्या वो यथार्थ है या वो सुविधा के लिए किया गया है। तो आज हम अपनी व्याख्यान को प्रारंभ करते हैं। अपने इसी व्यापक विश्लेषण के साथ एक विहंगम दृष्टि के साथ चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। इतिहास में काल विभाजन के तहत हम इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम कहें प्राचीन काल, दूसरा कहें मध्यकाल, तीसरा कहें आधुनिक काल। लेकिन इन काल विभाजन के संभावित आधार है वो क्या हो सकते हैं? अगर हम इतिहास की पुस्तकों का अगर हम अध्ययन करेंगे, आपने प्राचीन काल की जिसे तथाकथित प्राचीन काल कहा गया है या मध्यकाल कहा गया है या आधुनिक काल कहा गया है, उनकी पुस्तकों का आपने अध्ययन किया होगा और आपने ये देखा होगा कि शायद ही ऐसी कोई विभाजक रेखा हो जो इन तीनों कालों को पृथक करती हो या कोई ऐसा कोई तार्किक कारण मुझे तो नज़र नहीं आया जो कि इनमें काल विभाजन को स्पष्ट कर सके या उसे सही ठहरा सके या उसे न्यायोचित स्थान है वो प्रदान कर सके। तो हम अपनी वैज्ञानिक दृष्टि को लेकर के और एक तार्किक विवेचना के माध्यम से ये देखने का प्रयास करते हैं कि इतिहास में काल विभाजन के लिए अगर हम माने तो कौन कौन से आधार हो सकते हैं जिसके आधार पर हम इतिहास का काल विभाजन करें। अगर हम काल विभाजन के आधारों की बात करें, जो संभावित आधार हो सकते हैं या जिनके आधार पर अगर मैं कहूँ कि ये मान लिया जाए कि इन आधारों के आधार पर ये जो बिंदु दे रखे हैं, काल विभाजन के कुछ आधार दे रखे हैं, उनके आधार पर इन तीनों कालों का विभाजन किया गया होगा या तीनों कालों के बीच में एक स्पष्ट विभाजक रेखा है या एक सीमा रेखा है वो तय की गई होगी। तो हम काल विभाजन के अगर आधारों की बात करें तो मैंने यहाँ प्रमुखता से 3 आधारों की चर्चा की है। इन 3 आधारों में पहला आधार हो सकता है कि विचार या मूल्य। विचार प्रगतिशील भी हो सकते हैं और विचार प्रतिक्रियावादी भी हो सकती है। अगर हम विचार और मूल्य के आधार पर हम मान लेते हैं, जैसा कि आज तक हमें नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी हम अगर विचार और मूल्य के आधार पर अगर हमारे इतिहास का काल विभाजन प्राचीन काल, मध्यकाल या आधुनिक काल में किया गया है, तो
विचार तो प्रगतिशील होते हैं या प्रतिक्रियावादी होते हैं। प्रगतिशील का मतलब आगे ले जाने वाले होते हैं। वो निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं और उनकी जो प्रकृति होती है विकासोन्मुखी होती है, भविष्योन्मुखी होती है। दूसरे प्रकार के विचार होते हैं वो प्रतिक्रियावादी होती हैं। इनकी प्रकृति होती है वो नकारात्मक होती है। वो व्यक्ति को वर्तमान स्तर के जो विकास से पीछे धकेलने वाले होते हैं या उसकी सोच को विकृत करने वाले होते हैं। अगर मैं बात करूं कि विचार और मूल्य के आधार पर प्राचीन काल या मध्यकाल या आधुनिक काल का विभाजन किया गया होगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर हम बात करें प्राचीन काल की, और प्राचीन काल का शाब्दिक अर्थ होता है पुराना, पहले का या पुरातन विचार। प्राचीन काल का मतलब होता है पुराना, पहले का या पुरातन विचार। लेकिन हम विचार और मूल्य के आधार पर अगर हम 3 काल विभाजन को देखें, तो जैसा कि मैंने कहा कि विचार और मूल्य होते हैं वो किसी एक समय विशेष की सीमाओं में बंधे हुए नहीं होते। अक्सर ये देखा जाता है कि प्राचीन काल को के मूल्यों को इस आधार पर पहचाना जाता है कि प्राचीन काल में लोगों के जो सोचने का तरीका था वो इतना प्रगतिवान नहीं था, इतना विकासोन्मुखी नहीं था या इतना प्रगतिशील नहीं था। और मध्यकाल में आकर के उनके विचार है उसमें एक संक्रमण की स्थिति दिखाई देती है। और इस मध्यकाल के इस विचार और मूल्य के संक्रमण की स्थिति से बाद में मनुष्य ने अंततः आधुनिक काल में प्रवेश किया। आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो आधुनिक काल में जिन प्रमुख विशेषताओं को आधार बनाया जाता है, जिसके आधार पर आधुनिक काल का विभाजन किया गया है, तो आधुनिक काल में सबसे पहले हम मानववाद को रखते हैं। आधुनिक काल में हम तर्कवाद को मानते हैं। आधुनिक काल में एक विकासोन्मुखी दृष्टि को मानते हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत हम धर्मनिरपेक्ष विचारों की बात करते हैं। लेकिन ये विचार, चाहे हम धर्मनिरपेक्ष विचारों की बात करें या सहिष्णुता के विचारों की बात करें या हम तार्किक विवेचना की बात करें या एक वैज्ञानिक दृष्टि की बात करें, तो मैंने अभी कुछ देर पहले जैसा कि आपको बताया कि विचार और मूल्य है वो किसी देश और काल की सीमाओं में बंधे हुए नहीं होते। तो जैसे अगर हम प्राचीन काल, जिसे आप तथाकथित प्राचीन काल कह रहे हैं, प्राचीन काल में कुछ ऐतिहासिक व्यक्तित्व के विचारों का अगर हम मूल्यांकन करें, हम गौतम बुद्ध के विचारों का अगर मूल्यांकन करें, अगर हम महावीर के विचारों का मूल्यांकन करें, तो गौतम बुद्ध और महावीर के विचारों में भी मानवतावाद की झलक हमें दिखाई देती है। उसमें भी हमें भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण दिखाई देता है। उनके विचारों में भी हम धर्मनिरपेक्ष विचारों का समावेश देख सकते हैं। उनके विचारों में भी उन्होंने हर बात को अपने तर्क के माध्यम से लोगों के सामने रखा और लोगों की समस्याओं का समाधान किया। चूंकि ये तथाकथित प्राचीन काल के ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, लेकिन इनके विचार आधुनिक काल में, और इनके विचार या मैं कहूँ कि ये कालजयी विचार हैं जो किसी देश काल की सीमाओं से बंधे हुए नहीं हैं। और मेरा मानना है कि इनके विचार सार्वभौमिक और शाश्वत रूप से आगे भी बने रहेंगे। तो फिर अगर हम विचार और मूल्य के आधार पर अगर हम इतिहास का काल विभाजन प्राचीन काल या मध्यकाल और आधुनिक काल में कर रहे हैं, तो हमें उन ऐतिहासिक व्यक्तित्वों को भी देखना होगा जिसे हम तथाकथित प्राचीन काल में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी कह रहे हैं, या हम मध्यकाल में कबीर जैसे या नानक जैसे व्यक्तित्वों की बात करें जिन्होंने अपने विचारों से मानवता की एक बहुत बड़ी सेवा की। कबीर के विचारों में धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता, मानवतावादी दृष्टिकोण और एक भविष्योन्मुखी विचार है, उनकी झलक मिलती है। तो फिर अगर हम विचार और मूल्य के आधार पर हम किसी भी काल को हम प्राचीन काल नहीं कह सकते या किसी भी काल को हम मध्यकाल की श्रेणी में नहीं रख सकते, फिर तो हमें समूचे इतिहास को आधुनिक काल की श्रेणी में रखना होगा। अब बात यहाँ पर विचार और मूल्य की कर रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हर युग में, हर समय विशेष के कालखंड के अंतर्गत हमें ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व या ऐसे ऐतिहासिक महापुरुष मिलते हैं जिनके विचार है या जिनकी तार्किक दृष्टि है या उनकी वैज्ञानिक सोच है किसी देश और काल की सीमाओं में बंधी हुई नहीं है। वो मानवता की अनुपम धरोहर है और वो आधुनिक काल के विचारकों से भी ज़्यादा प्रगतिवान उनकी दृष्टि रही है। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने शायद विश्व मानवता को जो संदेश दिया वो किसी देश और काल की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है।
अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता में जो नगर नियोजन का जो विचार था या साफ-सफाई के प्रति जो आस्था का जो विचार था, आज के अगर हम दौर में देखें, तो कोरोना जैसी महामारी के काल में हम हड़प्पा सभ्यता से या हड़प्पा की संस्कृति से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलती है कि जब 2000 से 2500 बीसी के समय में एक ऐसी सभ्यता, एक ऐसी संस्कृति का इस देश में विकास हुआ, जिसने साफ-सफाई और स्वच्छता के लिए एक नए प्रतिमान स्थापित किए। आज भी उसी साफ-सफाई और स्वच्छता के प्रतिमान की आधुनिक काल में उतनी ही महत्ता और उतनी ही प्रासंगिकता नज़र आती है। तो हम फिर हड़प्पा सभ्यता को किस प्रकार से हम पुरातन विचार कह सकते हैं या पहले का एक विचार कह सकते हैं या उसे पीछे धकेलने वाली एक कालक्रम की एक घटना कह सकते हैं। अगर हम बात करें हमारे जो तपस्वी लोगों की, उन्होंने हमेशा प्रकृति संरक्षण की बात कही है। उन्होंने पर्यावरणीय मूल्यों की और मानव को प्रकृति के साथ तादात्म्य में और सामंजस्य बिठाने की बात कही है। आज पर्यावरण संरक्षण और ग्लोबल वार्मिंग है, आज के समय की मानव की सबसे बड़ी समस्या है। अगर वैदिक काल में या हड़प्पा की सभ्यता में अगर हम देखें, तो इतने जब प्रगतिशील विचार हैं, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी तो पेड़ को काटने से भी परहेज करते हैं और वो कहते हैं कि इसमें भी जीव का वास करता है और किसी भी पेड़ को ना काटा जाए। तो हम मेरा कहने का तात्पर्य ये है, तो हम जिसे हम तथाकथित प्राचीन काल कह रहे हैं, तो उसके विचार किस प्रकार से पुराने हो सकते हैं, किस प्रकार से वो प्रगति प्रतिक्रियावादी है या प्रतिगामी हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि विचार और मूल्य के आधार पर हम काल विभाजन की जो रेखा खींची गई है, अगर ऐसा किया गया है तो वो बिल्कुल भी तार्किक नहीं है, यथार्थ नहीं है। क्योंकि जिसे हम तथाकथित प्राचीन काल कह रहे हैं, गौतम बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो या मैंने हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताओं को रेखांकित किया, या मैं कहूँ कि उसमें प्रकृति संरक्षण की बात कही गई है, तो जो आज के समय की आवश्यकता है, तो ये विचार और मूल्य है, वो आज के समय से ज़्यादा अधुनातन प्रतीत होते हैं। तो इन विचार और मूल्यों के आधार पर हम किसी भी प्रकार से इतिहास को 3 प्रकार के काल विभाजन जो किया गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल या आधुनिक काल, वो एक तरह से तार्किक नज़र नहीं आता। क्योंकि विचार और मूल्यों के आधार पर अगर इतिहास का काल विभाजन किया गया होता, तो हमें समूचा इतिहास है वो आधुनिक नज़र आता या अधुनातन नज़र आता या प्रगतिशील नज़र आता। फिर हमने इस इतिहास का जो विचार और मूल्यों के आधार पर अगर मैं एक संभावना मान लूँ कि इसका प्राचीन काल में या मध्यकाल में या हमें आधुनिक काल में जो विभाजन किया गया है, वो किसी भी प्रकार से तार्किक नहीं है, वो यथार्थता पर आधारित नहीं है, उसके पीछे कोई वैज्ञानिक सोच नहीं है। अब हम काल विभाजन के अगर दूसरे आधार की बात करें, जो कि एक संभावित कारण हो सकता है, जिसके कारण से ऐसा मान लिया जाए कि इतिहासकारों ने इतिहास को प्राचीन काल और मध्यकाल और आधुनिक काल में जो बांटा है, उस काल विभाजन का दूसरा आधार जो जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, तो वो काल विभाजन का आधार हो सकता है शासन प्रणाली। शासन प्रणाली का एक विशेष स्वरूप के आधार पर अगर इतिहास को प्राचीन काल, मध्यकाल या आधुनिक काल में बांटा गया है, तो हम इसको भी समझने का प्रयास करेंगे कि शासन की ये जो विभाजन किया गया है, अगर शासन प्रणाली के आधार पर काल विभाजन किया गया है, तो इसके पीछे भी कोई यथार्थ कारण नहीं है, इसके पीछे भी कोई तार्किक कारण है, वो सही प्रतीत नहीं होता, या इसके पीछे भी कोई वैज्ञानिक कारण है या आधार रेखा है, वो नहीं खींची जा सकती। शासन प्रणाली के कुछ रूप हैं, वो हमेशा से प्रचलित रहे हैं। जैसे राजतंत्र की शासन प्रणाली है, एक शासन की व्यवस्था का रूप होता है कुलीन तंत्रात्मक शासन प्रणाली, एक शासन व्यवस्था का रूप होता है गणतांत्रिक शासन प्रणाली, और एक शासन प्रणाली का ही एक अन्य रूप की अगर हम बात करें तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, और अन्य शासन प्रणाली के अंतर्गत हम रखते हैं तानाशाह शासन प्रणाली। अगर हम ये मान लें कि प्राचीन काल को या मध्यकाल को उस शासन व्यवस्था के तहत माना गया जिसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र का या तानाशाही शासन व्यवस्था का प्रचलन रहा होगा, और अगर हम आधुनिक काल को ये कहें कि इसमें गणतंत्र और लोकतंत्र की प्रधानता रही है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्राचीन काल में भी हमें गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के उल्लेख हैं वो मिलते हैं। क्योंकि हमने देखा कि कुछ जैसे गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का जन्म जिन गणतंत्रों में हुआ, वहाँ पर लोगों की सहमति से शासकों का चुनाव होता था और प्रजा की सहमति से ही विभिन्न प्रकार के कार्य है वो संपादित किए जाते थे।
वहाँ पर भी आपको गणतंत्र और लोकतंत्र है, उसके चिन्ह हैं वो दिखाई देते हैं। और बहुत से मध्यकाल में ऐसे राजा हुए जिन्होंने भी जनता की आकांक्षाओं का और इच्छाओं का सम्मान करके शासन किया। लेकिन अगर हम ये मान लें कि आधुनिक काल की शासन व्यवस्था का प्रमुख लक्षण लोकतंत्र या गणतांत्रिक शासन व्यवस्था है, तो इस आधुनिक काल में भी सैकड़ों देशों की शासन व्यवस्था या शासन प्रणाली में आज भी राजतंत्र विद्यमान है, या आज भी तानाशाही शासन व्यवस्था जिसे हमें सैनिक शासन व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं वो विद्यमान है। तो फिर हम इस आधुनिक काल को भी प्राचीन काल या मध्यकाल की श्रेणी में क्यों नहीं रख सकते? तो हमारा जो शासन प्रणाली के आधार पर जो काल विभाजन की जो रेखा खींची गई है वो भी तार्किक नजर नहीं आती या यथार्थता पर आधारित नहीं है। अगर हम तीसरे काल विभाजन की अगर हम बात करें, काल विभाजन के तीसरे आधार की अगर हम बात करें, तो इसमें हम शामिल करते हैं कि शासक वर्ग और शासित वर्ग के बीच का संबंध क्या था, या किस युग विशेष में किस धर्म के किस मत या संप्रदाय के शासक वर्ग की प्रधानता थी, या शासित वर्ग में किस मत धर्म या संप्रदाय के लोगों की प्रधानता थी। अगर हम इस आधार को बना करके भी काल विभाजन को अगर हम समझेंगे, तो भी हमें इस प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल का जो काल विभाजन किया गया है वो यथार्थ प्रतीत नहीं होता। इसके पीछे भी कोई ठोस तार्किक कारण है वो नजर नहीं आता। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम कहें कि प्राचीन काल में हिंदू मत को मानने वाले राजाओं की प्रधानता थी, और मध्यकाल में भारत की अगर मैं बात करूं तो मध्यकाल में मुस्लिम शासकों की प्रधानता थी, और आधुनिक काल में ब्रिटिश शासन की प्रधानता थी या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का रूप प्रचलित है। अगर हम इस आधार पर भी काल विभाजन करें तो हमें इसे गहराई से समझने और देखने की आवश्यकता है। मैं प्राचीन काल की बात करूं तो प्राचीन काल में ऐसा भी नहीं है कि हिंदू मत या हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों ने ही शासन किया। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो मौर्य जो शासक थे, या मौर्य शासकों में सबसे महान माना जाता है गौतम बुद्ध, अशोक को। तो अशोक ने अपने जीवन में बौद्ध धर्म को अपनाया। तो हम ये नहीं कह सकते कि अशोक प्राचीन, जिसे तथाकथित हम प्राचीन भारत कह रहे हैं, या इतिहास के एक विशेष कालखंड में शासन करने वाले अशोक ने इतनी महानता हासिल की कि, और उसके इस देश की विदेश नीति को भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो जब उस कालखंड में, जिसको हम मानते हैं कि हिंदू मत के विचारधारा में आस्था रखने वाले शासक वर्ग की प्रधानता थी, या यहाँ की अधिकांश प्रजा है वो हिंदू मत में आस्था रखती थी, तो हम क्यों इस बात को विस्मृत कर देते हैं कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के द्वारा प्रचलित दो नए मत, दो नई जीवन पद्धति जिसे हमें बौद्ध मत, जैन मत के रूप में जानते हैं, वो भी उस समूचे तथाकथित प्राचीन काल में प्रचलित थी। और गौतम बुद्ध है, या हम हर्षवर्धन की बात करें तो इन्होंने बौद्ध मत को अपना लिया था। या हम बात करें कि जितने भी पाल शासक थे उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। या प्राचीन भारत की, तथाकथित प्राचीन भारत की जो सर्वोत्कृष्ट कलाकृति है, जैसे अजंता की गुफाएं हैं, या हम कहें कि अमरावती कला शैली है, या कुषाण काल की जैसे कि मथुरा कला शैली है, उसमें हमें बौद्ध धर्म की या बौद्ध मत की प्रधानता दिखाई देती है। तो इस काल विशेष में, जिसे प्राचीन काल में हम कहते हैं कि हिंदू मत की प्रधानता रही होगी या हिंदू प्रजा की उसमें प्रधानता थी, तो ये कारण भी तार्किक नजर नहीं आता, क्योंकि समानांतर रूप से उस समय भी बौद्ध मत में आस्था व्यक्त करने वाले शासक है वो शासन कर रहे थे, और उन्होंने भी कल्याणकारी शासन का आदर्श प्रस्तुत किया। और उस समय कला के जो सर्वोत्कृष्ट नमूने थे वो बौद्ध मत और जैन मत से जुड़े हुए थे। हम इसी बात को हमें समझने का प्रयास करना होगा। अब अगर हम बात करें कि मध्यकाल में मुस्लिम शासक वर्ग की प्रधानता थी, और इसके आधार पर कि हम प्राचीन काल को मध्यकाल से अगर हम उस एक शासक वर्ग की प्रधानता के आधार पर कि प्राचीन काल में हिंदू मत की प्रधानता थी, हिंदू शासकों की प्रधानता थी, और मध्यकाल में मुस्लिम शासकों की प्रधानता थी, इसके आधार पर हमने प्राचीन काल को मध्यकाल से पृथक किया। तो जैसा कि आप जानते हैं और आपको जानकारी है, और मैं मानता हूं कि आप जैसा कि आगे पढ़ेंगे, तो हम देखते हैं कि मध्यकाल में भी जो विभिन्न रियासतों के जो राजपूत राजा थे वो हिंदू मत में आस्था व्यक्त करते थे। या विजयनगर जैसा साम्राज्य है जो पूरी तरह से हिंदू मत के शासकों के द्वारा संचालित किया गया था। या हम इसमें महाराणा प्रताप जैसे जो शासक है,
या जिसे हम राष्ट्रनायक के रूप में चित्रित करते हैं, उसको भी देखते हैं कि उसने हिंदू मत के प्रति अपनी अगाध आस्था व्यक्त की और हिंदू मत के प्रति वो निष्ठावान बने रहे। तो हम इस समय भी बहुत से ऐसे शासक हैं वो जो दिखाई देते हैं, जो हिंदू मत में आस्था रखते थे। हिंदू मत में आस्था रखने के साथ-साथ इस समय इस्लाम मत में आस्था रखने वाले शासकों का भी समान रूप से महत्व बना रहा। तो हम मध्यकाल को एक मुस्लिम शासक वर्ग की प्रधानता के आधार पर प्राचीन काल से पृथक नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह प्राचीन काल में हिंदू मत के साथ बौद्ध मत और जैन मत के शासक भी सत्ता में विद्यमान थे, जैन मत, बौद्ध मत और हिंदू मत में आस्था रखने वाली प्रजा भी समान रूप से विद्यमान थी। उसी प्रकार से मध्यकाल में हिंदू मत, हिंदू प्रजा, इस्लाम मत में आस्था रखने वाले शासक, मुस्लिम शासक और मुस्लिम प्रजा का साथ साथ सामंजस्य बना रहा या आपसी तालमेल है, वो देखने को मिलता है। अब हम बात करें कि आधुनिक काल को इस कारण से आधुनिक काल कह दिया गया है कि इसमें ब्रिटिश शासक वर्ग की प्रधानता थी। लेकिन अगर हम बात करें, समूचे विश्व इतिहास की बात करें या उस पर दृष्टिपात करें, तो ऐसे हमें बहुत से देश दिखाई देते हैं और जहाँ पर ब्रिटिश शासन की प्रधानता नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर आधुनिक काल के आगमन को माना जाता है। जिसे मैं कहूँ कि जैसे कि फ्रांस है, फ्रांस पर कभी भी ब्रिटेन का आधिपत्य नहीं रहा, या हम कहें कि जापान है, लेकिन वहाँ भी हम आधुनिक काल के रूप में उसका काल विभाजन है कहीं न कहीं किया गया है। तो ब्रिटिश शासक वर्ग की प्रधानता के आधार पर या ब्रिटेन ने भारत पर शासन किया, उसके कारण से हम भारत में आधुनिक युग का प्रारंभ मान लें, तो ये बात तार्किक नज़र नहीं आती, ये यथार्थ के करीब प्रतीत है, वो नहीं होती। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इतिहास का जो काल विभाजन के हमने जिन तीन आधारों की बात की, चाहे ये विचार और मूल्य की बात की हो, या शासन प्रणाली की बात की हो, या शासक वर्ग या शासित वर्ग की बात की हो, इनके आधार पर अगर इतिहास का काल विभाजन किया गया है तो वो तार्किक, न्यायोचित या यथार्थ नज़र नहीं आता। चूँकि हमने इन तीनों ही बिंदुओं के आधार पर, इन तीनों ही आधारों के आधार पर इतिहास के काल विभाजन की तार्किकता का परीक्षण किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इतिहास का जो काल विभाजन प्राचीन काल, मध्यकाल या आधुनिक काल है, उसके आधार जो 3 भागों में किया गया है, उसके पीछे कम से कम ये 3 आधार तो नहीं रहे। हम कहें कि कोई तार्किक कारण नहीं रहा, सिर्फ़ हमने एक समय विशेष को बगैर किसी तर्क के, बगैर किसी यथार्थता के या ठोस वैज्ञानिक कारण के बिना उसे हमने 3 कालों में विभाजित कर दिया और एक प्रकार से हम वो विभाजक रेखा या आधार रेखा, सीमा रेखा खींचने में असफल रहे हैं, जिससे हम ये बता सकें कि हमारे तथाकथित इतिहास का जो 3 कालखंडों में जो विभाजन किया गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल या आधुनिक काल, उसका आधार क्या है। अब हम लेकिन जिस बात की हम चर्चा करते हैं कि भारतीयों में इतिहास की चेतना का अभाव था या नहीं था, ये हमारे इस व्याख्यान का विषय बिंदु भी नहीं है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए फिर भी ये बता दूं कि भारतीयों में इतिहास की चेतना प्रारंभ से ही विद्यमान थी। ये अलग बात है कि हमने उस रूप में इतिहास लेखन नहीं किया या इस रूप में तथ्यों को हमने लोगों के समक्ष नहीं रखा जिस तरह से पश्चिम के देशों में इतिहास का लेखन किया गया। लेकिन इतिहास की चेतना भारतीय जनमानस में प्रारंभ से ही विद्यमान थी, या हम किंवदंतियों के रूप में रखें या जनश्रुतियों के रूप में भी रखें, तो हमने इतिहास के तथ्यों को या इतिहास की स्मृतियों को सहेज करके रखा है और हमने हमेशा एक स्पष्ट दृष्टि है, एक स्पष्ट चेतना के माध्यम से इतिहास का लेखन करने का प्रयास किया है। लेकिन अब हम उस कारण की पड़ताल करने का प्रयास करेंगे कि भारतीय इतिहास का जो ये काल विभाजन किया गया है, कि कुछ तो कारण रहा होगा जिसके कारण से हमने अगर वो जो परंपरागत इतिहास का जो काल विभाजन किया है, जिसे मैं कह रहा हूँ कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तो कहीं ना कहीं कुछ तो चूक रही होगी, कुछ ना कुछ तो त्रुटि रही होगी। या तो हमारी नासमझी का कारण रहा होगा, या हम इतिहास लेखन में इतने प्रतिक्रियावादी हो गए होंगे कि हमें अपनी बात को सही साबित करना था, इसलिए हमने इतिहास का इस तरह से काल विभाजन कर दिया। तो हम उसी बात को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। चूँकि जेम्स मिल की अगर मैं बात करूं, जैसा कि आप जानते हो कि ब्रिटेन के द्वारा भारत पर एक लंबे समय तक शासन किया और भारत पर
उनके जो राजनीतिक आधिपत्य की जो प्रक्रिया है वो बक्सर के युद्ध के बाद से प्रारंभ हो जाती है और 15 अगस्त 1947 तक भारत में उनका राजनीतिक आधिपत्य रखा। और अंग्रेजों ने भारत की प्रजा को ये एहसास कराया कि हम उनके भले के लिए, कल्याण के लिए आए हैं और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन यथार्थ तो आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी साम्राज्यवादी लिप्सा के कारण से पूरे भारत को गुलाम बनाया। और किसी भी देश की प्रजा को आप तब गुलाम बना सकते हो जब उस देश की अतीत की स्मृतियों को या ऐतिहासिक कालखंडों को आप कुछ इस तरह से पेश करें, उसके ऐतिहासिक व्यक्तित्व को, उसकी सभ्यता और संस्कृति को आम जनमानस के समक्ष इस तरह से पेश करें कि आम जनमानस को ये लगे कि वास्तव में जो हमारे ऊपर जो वर्तमान में शासन कर रहे हैं, उस समय ब्रिटिश शासन थे, कि वो हमारे भले के लिए आए हैं और हमारी सभ्यता और संस्कृति इतनी उन्नत और पोषक नहीं थी, वो प्रतिक्रियावादी थी, प्रतिगामी थी, हमें पीछे धकेलने वाली थी। और अंग्रेजों ने ये काम खूबसूरती से किया और उनके इस काम को खूबसूरती से अमली जामा पहनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा, वो मैं उस एक इतिहासकार की बात करना चाहूँगा। एक ब्रिटिश इतिहासकार थे जेम्स मिल। तो जेम्स मिल ने का मैं आपको संक्षिप्त परिचय दे दूं। जेम्स मिल स्कॉटलैंड के निवासी थे और स्कॉटलैंड उस समय ब्रिटेन का एक अभिन्न अंग था। ये ब्रिटेन के बहुत बड़े इतिहासकार रहे, दार्शनिक रहे, राजनीतिक रहे। और जब उनको, क्योंकि उन्होंने साम्राज्यवादी उद्देश्यों से पूरित होकर के उनको भारत के इतिहास को इस रूप में पेश करना था कि ब्रिटेन के शासन के औचित्य को भारत पर सिद्ध किया जा सके और भारत के लोगों में एक हीन भावना है उसका कहीं ना कहीं पक्ष पोषण किया जा सके। और यह हीन भावना का उनको एहसास करा दिया जाए कि ब्रिटेन के द्वारा हमारे ऊपर जो शासन किया जा रहा है वो हमारी भलाई, हमारी उन्नति और हमारी प्रगति के लिए किया जा रहा है। तो इसी काम को जेम्स मिल ने भारत के संदर्भ में एक इतिहास की पुस्तक लिखी। उस इतिहास की पुस्तक का नाम था ब्रिटिश भारत का इतिहास। इस पुस्तक को भारतीय इतिहास का प्रथम प्रमाणिक स्रोत माना जाता है, जिसमें उसने भारत के प्रारंभ से लेकर के तात्कालिक समय जब उसने अपनी ये पुस्तक लिखी 1832 में उसकी ये पुस्तक प्रकाशित हुई, उस समय तक के भारतीय इतिहास को उसने अपनी दृष्टि से, या मैं कहूँ कि एक कैम्ब्रिज अप्रोच से या साम्राज्यवादी दृष्टि से उसने भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक व्यक्तित्व, तथ्य और घटनाओं को विश्लेषण किया। इस पुस्तक में भारत के इतिहास को उसने जो काल विभाजन किया, उसने काल विभाजन को उसने हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में विभाजित किया। आप यहाँ पर देखिए कि जो जेम्स मिल है उसका उद्देश्य था कि भारत के दो प्रमुख समुदाय हिंदू और मुस्लिम, इन दोनों के बीच की दीवार को इतनी गहरी कर दी जाए कि इनके ऐतिहासिक तथ्य, घटना, व्यक्तित्व या इनके जो नायक हैं ये इनके नायकों को एक दूसरे का विरोधी साबित कर दिया जाए, ताकि ये ब्रिटेन के शासन को सहर्ष स्वीकार कर लें और नैतिक रूप से उसे एक मजबूती मिल जाए। नैतिक रूप से ब्रिटिश शासन के भारत में स्थापित होने के आधार को एक मजबूत समर्थन मिले। इसी काम को जेम्स मिल ने किया। जेम्स मिल ने, जिसे हम तथाकथित प्राचीन काल कहते हैं, जेम्स मिल ने उस काल को हिंदू काल कहा। हिंदू काल कहने के पीछे उनका आधार ये था कि हिंदू काल, प्राचीन काल को कहने के पीछे उन्होंने उस समय के भारतीय जो हिंदू समाज था, हिंदू जनमानस था, उसके मन में ये विचार है वो पोषित कर दिया कि भारतीयों की, या अपन कहें कि हिंदू मत में आस्था रखने वाले लोगों का लिए एक स्वर्णिम काल था हिंदू काल। और इस हिंदू काल में उनके ऐतिहासिक व्यक्तित्व है उसका इस तरह से व्याख्यायित किया कि वो उनको कि उन हिंदुओं को अपने प्राचीन काल पर गर्व हो सके और उनको ये बताने का प्रयास किया कि वो कौन से कारण हैं जिसके कारण से आपको आज आपकी ये दुर्दशा हुई है। तो जेम्स मिल ने बहुत खूबसूरती से मध्यकाल को मुस्लिम काल कह दिया और मुस्लिम शासकों को हिंदुओं की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। और उन्होंने हर बात के लिए हिंदुओं की जो वर्तमान जो सामाजिक और राजनीतिक दुर्दशा हुई थी उसके पीछे मुस्लिम शासकों को या इस्लाम मत में आस्था रखने वाली जनता है उसको इसका दोषी ठहराया। इस तरह से यहाँ पर जेम्स मिल एक साथ अपने दो कार्य भली भांति संपादित कर रहे हैं। वह एक तरफ हिंदुओं को केवल
एक काल विशेष के कालखंड में उनमें स्वर्णिम काल बता करके उनको वहीं तक सीमित कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो मध्यकाल में हिंदुओं की दुर्दशा का चित्रण कर रहे हैं, या आधुनिक काल में जो हिंदू सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, या उनको जो सत्ता से विमुख किया गया है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण वो मुस्लिम शासकों और मुस्लिम प्रजा पर दोष आरोपण कर रहे हैं। और बाद में वो कहते हैं कि इन मुसलमानों के अत्याचारपूर्ण शासन से हिंदुओं को जो मुक्ति दिलाने का काम किया है, वो अंग्रेज लोगों ने किया है, जिसे उन्होंने ब्रिटिश काल कहा। तो वो यहाँ पर अंग्रेजों के शासन के पक्ष में हिंदू जनमानस से, हिंदू जनता से ये अपील कर रहे हैं कि आप ब्रिटिश राष्ट्रसत्ता का समर्थन कीजिए। इसी के साथ वो मुस्लिम प्रजा को भी, या मुस्लिम शासकों को ये एहसास दिला रहे हैं कि आपकी मुस्लिम सत्ता का, या मुस्लिम शासकों को सत्ता से इसलिए पदच्युत किया गया क्योंकि हिंदुओं ने आपके साथ विश्वासघात किया है। तो जेम्स मिल ने यहाँ पर हिंदू और मुसलमान शासकों को एक दूसरे का विरोधी करार दिया, हिंदू और मुस्लिम प्रजा को एक दूसरे की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया, और उन्होंने इन दोनों की समस्या के, इनके, या हम कहें कि तारणहार के रूप में ब्रिटिश शासन के औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास किया। अब जेम्स मिल ने जैसे ही भारतीय इतिहास का जो ये 3 भागों में विभाजन किया, जिसे हिंदू काल कहें, जिसे मुस्लिम काल कहें, या जिसे हम कहें ब्रिटिश काल, उस समय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारतीयों में राष्ट्रवादी चेतना है, उसका सैन्य विकास होने लगा। अंग्रेजों की भाषा में राष्ट्रवादी चेतना का विकास होने लगा। प्रत्येक देश के अंदर प्रारंभ से ही, या हम कहें कि शुरुआत से ही, भारत में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय चेतना के बीज है वो प्रस्फुटित थे। इसी कारण से भारत में हम देखें कि प्रारंभ से ही चक्रवर्ती शासक की संकल्पना मिलती है, या एक विशाल साम्राज्य की संकल्पना मिलती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये अंग्रेजों की देन थी, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद, या अंग्रेजों ने भारत को जिस तरह से गुलाम बनाया, उसके कारण से भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। और इस राष्ट्रीय चेतना के कारण से भारत के अति उत्साही राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने सर जेम्स मिल के द्वारा भारत के इतिहास का जो काल विभाजन किया गया था, जिसे मैंने हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल कहा है, उसी का उन्होंने अपने ढंग से एक इतिहास लेखन किया। और इसका जो बीड़ा उठाया, उसमें हम आरसी मजूमदार जैसे हिस्टोरियन का नाम ले सकते हैं, हेमचंद्र राय चौधरी का नाम ले सकते हैं, और केपी जायसवाल। ये वो थे जिन्होंने हिंदू हितों के दृष्टि से, या हिंदू मत का पक्ष पोषण करने वाला इतिहास लिखा। और इसलिए उन्होंने जेम्स मिल के हिंदू काल को प्राचीन काल के नाम से संबोधित किया, जेम्स मिल के मुस्लिम काल को भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने मध्यकाल के नाम से संबोधित कर दिया, और जेम्स मिल के ब्रिटिश काल को उन्होंने आधुनिक काल से संबोधित किया। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रवादी और अति उत्साही इतिहासकारों ने जेम्स मिल के मंतव्य को पूरी तरह से समझ नहीं पाए, और एक प्रकार से उन्होंने इस प्रकार का काल विभाजन करके, या इस प्रकार के काल विभाजन को अपना समर्थन दे करके कहीं ना कहीं साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति की। क्योंकि इसके पीछे कोई तार्किक कारण या वैज्ञानिक आधार नहीं था, या कोई ऐसी विभाजक रेखा नहीं थी, या जो हमने काल विभाजन के 3 आधारों की बात की, विचार और मूल्य की बात की, हमने शासक और शासित वर्ग की बात की, या शासन प्रणाली की बात की, जिसके आधार पर जेम्स मिल के काल विभाजन को यथोचित या न्यायोचित ठहराया जा सके। इस चुनौती का भारतीय इतिहासकार खूबसूरती से जवाब दे सकते थे, लेकिन चूंकि वो दौर एक राष्ट्रवाद चेतना का दौर था, और अति राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने उन चीज़ों को गहराई से देखने और समझने का प्रयास नहीं किया। और आरसी मजूमदार ने एंशियंट हिस्ट्री नाम से एक किताब लिखी, और बाद में उसी की परंपरा के एक इतिहासकारों ने भारत के इतिहास का 3 भागों में विभाजन करके वो पाठकों के समक्ष और विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे हम प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल कहते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसके पीछे कोई तार्किक कारण नहीं है, कोई यथार्थ कारण नहीं है, या कोई वैज्ञानिक दृष्टि नहीं है जिसके आधार पर यह काल विभाजन किया गया है। और अगर आप विशद अध्ययन करेंगे तो आप भी ये पाएंगे कि वो कोई विभाजक रेखा या कोई सीमा रेखा नहीं है, जिसके आधार पर हम इस प्रकार का काल विभाजन है वो इतिहास का करें। काल विभाजन के बारे में हमें कोई भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले मैं कुछ बातें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि विचार और मूल्य पर आधारित काल विभाजन समय की सीमा में नहीं बंधा हुआ।
विचार और मूल्य पर आधारित काल विभाजन समय की सीमा में नहीं बंधा हुआ कि विचार और मूल्य हैं वो शाश्वत होते हैं। वो किसी काल विशेष में या स्थान विशेष है उसकी परिधि में उनको सीमांकित नहीं किया जा सकता। वो मानवता की अनुपम धरोहर होती है। जैसा कि मैंने बात की कि गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी के या हड़प्पी संस्कृति के जो साफ-सफाई के या उन्नत नगर नियोजन के जो विचार थे, या हम प्रकृति संरक्षण की बात करें या कबीर के, नानक देव के जो विचार हैं या भक्ति आंदोलन के जो सहिष्णुता के विचार है, गंगा जमुना तहजीब के जो विचार हैं या सूफी मत के जो हिंदू मुस्लिम समन्वय की जो बात कही गई है, या हम कहें कि महात्मा गांधी के विचार हैं, राजा राममोहन राय के विचार हैं या स्वामी विवेकानंद के विचार हैं, या हम कहें कि मदर टेरेसा के जो जीवन मूल्य है वो किसी देश और किसी काल की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। और इसके आधार पर अगर हम इतिहास का कोई काल विभाजन करेंगे तो वो एक प्रकार का न्यायोचित वर्गीकरण नहीं होगा। उसे हम किसी भी प्रकार से तार्किक या न्याय संगत नहीं ठहरा सकते। ये जो विचार और मूल्य होते हैं ये सार्वकालिक और सार्वभौमिक होते हैं। देश और क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार इनमें विचलन देखा जा सकता है, लेकिन विचार और मूल्य पर आधारित कोई भी काल विभाजन है इतिहास का वो प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। दूसरी, अगर काल विभाजन के बारे में अगर बात करें तो किसी भी देश क्षेत्र में विचार और मूल्य में विकास के स्तर पर समरूपता मिलना असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि किसी भी देश में जो विचार और मूल्य किसी क्षेत्र विशेष में जिन विचार और मूल्यों को प्रधानता दी जाती है तो ये आवश्यक नहीं कि किसी दूसरे क्षेत्र में उन्हीं प्रकार के विचार और मूल्यों को उसी प्रकार की प्रधानता दी जाए। चूँकि वो एक समय विशेष में रह रहे होते हैं, लेकिन समय विशेष में भी एक क्षेत्र में एक या देश विशेष में या में उन विचार और मूल्यों के स्तर पर व्यापक अंतर है वो आपको दिखाई देता है। इतिहास में परंपरागत काल विभाजन से हमें बचना चाहिए। इतिहास में परंपरागत काल विभाजन का तात्पर्य है प्राचीन काल, मध्यकाल और तथाकथित आधुनिक काल में जो इतिहास का विभाजन किया गया है वो इतिहास के विभाजन से हमें किनारा करना होगा। इस प्रकार का इतिहास का जो काल विभाजन किया गया है वो यथोचित और न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। अब काल विभाजन की अगर हम थोड़ी तार्किकता से और गहराई से देखने का प्रयास करें तो आधुनिक युग की हम व्यापक रूप से बात करते हैं कि काल विभाजन के आधुनिक युग की तार्किकता अगर यूरोप और भारत के संदर्भ में ही हम देखें, जैसा कि मैंने कहा कि विचार और मूल्य पर आधारित अगर कोई काल विभाजन किया गया है तो वो देश और क्षेत्र की परिस्थिति के अनुसार उसकी समय अवधि अलग अलग हो सकती है, उसमें समरूपता मिलना संभव नहीं है। अगर यूरोप के अगर मैं संदर्भ की बात करूं कि यूरोप में किस तिथि से या किस घटना से काल विभाजन माना गया है, तो यूरोप जिसे पूरी दुनिया में आज प्रगतिशील मानवतावादी विचारों का प्रणेता माना जाता है और वैज्ञानिक सोच का पूरी दुनिया में अगुवा माना जाता है और आज की सूचना प्रौद्योगिकी का एक सर्वश्रेष्ठ एक महाद्वीप का उसे दर्जा दिया जाता है, तो उस यूरोप में भी आधुनिक युग के काल विभाजन को लेकर के एक मत या समरूपता देखने को नहीं मिलती। अगर हम यूरोप के संदर्भ में बात करें कि यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत कब हुई, तो इसके संदर्भ में स्वयं यूरोप के इतिहासकारों में या यूरोप के अलग अलग देशों में आधुनिक युग की शुरुआत के लिए अलग अलग कारण और घटनाओं को जिम्मेदार माना गया। इसमें से कुछ इटली के जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि यूरोप में आधुनिक युग का आगमन पुनर्जागरण से हुआ। उसी प्रकार से यूरोप में दूसरी विचारधारा के जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि कुस्तुनतुनिया के पतन से आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि 17वीं शताब्दी में जो कोपरनिकस है एक बहुत बड़े खगोल शास्त्री हुए थे, उन्होंने ग्रहों की गति से संबंधित जब वैज्ञानिक पुस्तक की रचना की तो उसी से दिन से यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। वहीं पर कुछ लोग हैं जो ईसाई मत में आस्था रखने वाले लोग हैं या प्रोटेस्टेंट मत में आस्था रखने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि मार्टिन लूथर का धर्म सुधार आंदोलन यूरोप में आधुनिक घटना का साक्षी बना। फ्रांस के इतिहासकार कहते हैं कि फ्रांस की क्रांति अर्थात 1789 ईस्वी में जो फ्रांस की क्रांति घटित हुई और जिसने पूरी मानवता को स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का विचार दिया, उसी समय से पूरे यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत हुई। जब इतने प्रगतिशील आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के अगुआ महाद्वीप में और जिसे विश्व सभ्यता का आज अग्रणी महाद्वीप कहा जाता है, उस महाद्वीप के अलग अलग देशों में जब एक काल विभाजन यानी आधुनिक युग
किस घटना से प्रारंभ हुआ या किस समय से उस आधुनिक युग को शुरुआत माने, उस पर जब मतैक्य नहीं है, तो हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी युग का जो काल विभाजन है वो किसी एक घटना के आधार पर नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करें कि भारतीय संदर्भ में आधुनिक युग कब से माना जाए, तो जो कुछ इतिहासकार है वो कहते हैं कि 23 जून 1757 ईस्वी को जब प्लासी का युद्ध हुआ। ये प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में ये पहला राजनीतिक हस्तक्षेप था। तो एक प्रकार से अंग्रेजों को एक राजनीतिक आधार, एक राजनीतिक पैठ है इस युद्ध के बाद उन्होंने बना ली थी। तो कुछ इतिहासकार हैं भारतीय परंपरा के या ब्रिटिश परंपरा के इतिहासकार, वो कहते हैं कि 23 जून 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध जिस दिन हुआ उसी दिन से भारत में आधुनिक युग की शुरुआत हो गई। उससे पहले के जितने भी विचार और मूल्य थे वो पुरातन थे। उससे पहले की जो भी शासन प्रणाली थी वो प्रगतिवान नहीं थी, वो प्रतिगामी थी। और वो लोग इसी कारण से कहते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन का आगमन हुआ और ब्रिटेन का भारत की राजनीति में हस्तक्षेप हुआ, उसी दिन से हमें आधुनिक युग को शुरुआत माना जाना चाहिए। लेकिन अगर हम इस कारण की हमने पहले ही हम विशद विश्लेषण कर चुके हैं कि ये जो काल विभाजन का जो कारण दिया गया है, ये तिथि दी गई है, वो तार्किक है नहीं है, या ये कोई यथार्थ कारणों पर आधारित नहीं है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कुछ भारतीय परंपरा के इतिहासकार ये भी कहते हैं कि राजा राम मोहन राय के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों से आधुनिक युग की शुरुआत हुई। कुछ लोग कहते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन या औरंगजेब की जो मृत्यु हुई 1707 ईस्वी, उससे भी भारत में आधुनिक युग की शुरुआत हुई। तो एक प्रकार का ये अजीब से कारण दिए गए हैं जो किसी भी प्रकार से हमारे इस जिज्ञासा का समाधान नहीं करते कि इतिहास का जो प्राचीन काल, मध्यकाल या आधुनिक युग के तथाकथित जो विभाजन किया गया है उसके पीछे का वास्तविक कारण क्या रहा है। हम इसी बिंदु अगर हम काल विभाजन की समस्या के समाधान की बात करें तो कि वास्तव में क्या होना चाहिए, तो काल विभाजन की समस्या के समाधान के लिए हमें यथार्थ से साक्षात्कार करना होगा। इतिहास इसके बारे में मैं आपसे कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ कि काल विभाजन की समस्या का समाधान क्या है। इसके लिए हमें सबसे पहले यथार्थ से साक्षात्कार करना होगा, यथार्थ से परिचित होना होगा, उन तथ्यों की, उन तार्किक कारणों की विवेचना करनी होगी कि जिसके आधार पर यह काल विभाजन किया गया है। अगर काल विभाजन का कोई तार्किक कारण नहीं है, ये आधार नहीं है, तो हमें प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक युग के तथाकथित काल विभाजन या सुविधा के लिए जो पढ़े गए इतिहास का अध्ययन है उसे किनारा करना होगा। हम इसी में मैं इतिहास का प्राचीन, मध्य युग और आधुनिक काल में बांटने के लिए किसी तिथि को सीमा बनाना बड़ा त्रुटिपूर्ण है। वो कोई एक तिथि नहीं हो सकती जिसके आधार पर हम एक सीमा रेखा खींच दें कि इस तिथि के इधर आने वाली घटनाएं प्राचीन काल की होगी, इस तिथि के उधर जाने वाली घटनाएं मध्यकाल होंगी, या मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच में भी इसी प्रकार की कोई सीमा रेखा खींच दी जाए जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि ये प्राचीन काल और मध्यकाल की एक विभाजक रेखा है, ये सीमा रेखा है, या इस सन या इस स्थिति से ये दोनों काल एक दूसरे से पृथक हो गए। इस तरह की अगर हम इस तिथि को आधार बना करके अगर हम काल विभाजन करते हैं तो एक हास्यास्पद स्थिति बनती है और एक प्रकार से ये हमें संकुचित या संकीर्ण नजरिए से ये हमारा एक देखने का प्रयास होगा। हम इसे किसी भी प्रकार से हमारी तार्किक या वैज्ञानिक दृष्टि नहीं कह सकते। इतिहास क्रम में किसी एक घटना का बहुत बड़ा महत्व नहीं होता। काल की दृष्टि से विभिन्न देश एक निश्चित समय में उन्नति के विभिन्न स्तरों पर पाए जाते हैं। इस तरह एक ही देश में विभिन्न वर्गों का अलग अलग ढंग से अलग अलग विकास होता है। तो हम ये मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इतिहास में किसी तिथि के आधार पर काल विभाजन है उससे बचा जाए। किसी एक कोई बड़ी घटना अगर घटित हो गई और उसके आधार पर अगर हमने काल विभाजन कर दिया कि इस घटना के कारण से उस युग का आगमन हो गया, तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो सही नहीं हैं, ये भ्रम पैदा करती हैं। और अगर हम देखा जाए तो एक ही काल में जिसे अगर हम बातें करें जैसे आधुनिक युग की है, तो आधुनिक युग का तात्पर्य मानवतावादी सोच से है, धर्मनिरपेक्ष विचारों से है, या सहिष्णुतावादी दृष्टिकोण से है, या एक वैज्ञानिक दृष्टि विकसित करने से है। हम देखते हैं कि सभी लोगों में, हम कहने को तो आधुनिक युग में रह रहे हैं लेकिन सभी युगों में उसी तरह की दृष्टि नहीं होती। क्या आज हम जातिवाद नहीं करते? क्या आज हम सांप्रदायिकतावाद नहीं करते? या कि हम क्षेत्रवाद नहीं करते? क्या हम विभिन्न स्वार्थों से निहित होकर के काम नहीं करते? क्या हम मानवीय दृष्टिकोण से चीज़ों को देखने का प्रयास कर रहे हैं?
आज समाज में जो भ्रष्टाचार हो रही है, अराजकतावाद है, जातिवाद है, संप्रदायवाद है, ये किस कारण से है? अगर हम कहें कि हम मॉडर्न युग में रह रहे हैं तो आधुनिक युग में तो इन चीज़ों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि किसी एक घटना हो या विचार या मूल्य है, और ये विचार या मूल्य भी सभी लोगों पर समान रूप से तक पहुँचे होंगे, या सब लोगों तक समान दृष्टि से उनका विकास हुआ होगा, ये बात कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम बात करें कि काल विभाजन की समस्या के समाधान के दूसरे बिंदु की, तो किसी एक वर्ग की स्थिति या किसी एक क्षेत्र की उपलब्धियों को आधार बना करके संपूर्ण देश के बारे में साधारणीकरण किया जाए तो सही नतीजे नहीं निकल सकते। इस प्रवृत्ति से हमें किनारा करना होगा। किसी हमें एक वर्ग विशेष की या एक क्षेत्र विशेष में किसी भी प्रकार से कोई उपलब्धि हुई है, और उन्हीं उपलब्धियों को अगर हम आधार बना करके एक समूचे देश में या क्षेत्र में या समूची प्रजा या समूचे समुदाय को अगर हम उसी दृष्टि से देखेंगे, तो ये चीज़ों को एक समझने के हमारे प्रयास को विकृतीकरण की ओर ले जाएगा, या एक प्रकार से एक नकारात्मक दृष्टि है वो विकसित करेगा। और स्वस्थ बौद्धिक क्षमता को विकसित करने के लिए इस प्रवृत्ति से हमें बचना होगा। अगर हम तीसरे बिंदु की बात करें कि अधिकतर हर देश और हर काल में प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक स्थितियाँ एक साथ विद्यमान रहती है। ऐसा भी नहीं है कि अगर हम आधुनिक युग में रह रहे हैं तो इस आधुनिक युग में सब कुछ नया हो गया, या सारे लोग प्रगतिशील है या प्रगतिवान विचारों से पोषित हैं, या प्राचीन तथाकथित प्राचीन काल की बात करें तो उस समय भी आज के आधुनिक विशेषता माने जाने वाले विचार विद्यमान नहीं थे। मैंने गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी या कबीर और नानक के विचारों से ये समझने का प्रयास किया कि उस युग के लोगों में भी, या हड़प्पा संस्कृति की बात करें या प्रकृति संरक्षण के प्राचीन तथाकथित प्राचीन काल में जो दृष्टि थी, या जो ग्रंथों में उस समय की ऐतिहासिक पुस्तकों में जो लिखा गया, उनके माध्यम से भी अगर हम देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि हर काल में हर प्रकार के विचार रहे हैं। वो किसी एक काल विशेष में ही आपको पुराने विचार भी मिल जाएंगे, संक्रमणवादी विचार भी मिल जाएंगे, और प्रगतिशील या प्रगतिगामी भी विचार मिल जाएंगे। तो हम केवल विचार और मूल्यों के आधार पर किसी देश को एक समरूप स्थिति में रखें, ये इस प्रवृत्ति से भी हमें किनारा करना होगा। अब मैं अपनी जो भी ये बात कही है उसको उदाहरणों के कुछ उदाहरण आपके समक्ष रख रहा हूँ। इन उदाहरणों से आपको वास्तविकता को जानना है और काल विभाजन पर आपको स्वयं को निर्णय लेना है कि यथार्थता क्या है। मैं अपनी तरफ से कोई निर्णय या जजमेंट इस विषय बिंदु पर नहीं दे रहा कि काल विभाजन यथार्थ है या नहीं, या काल विभाजन सिर्फ सुविधा के लिए किया गया है। मैं कुछ उदाहरण आपके समक्ष रख रहा हूँ। कुछ उदाहरण हैं, चयनात्मक उदाहरण हैं, बहुत से उदाहरण हैं वो दिए जा सकते हैं। तो मैं उन्हीं उदाहरणों से अपनी बात है वो आपके समक्ष रखना हूँ। निर्णय आपको करना है कि इस काल विभाजन पर आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। हम बात करें तो कहने को तो हम आधुनिक युग में रह रहे हैं, लेकिन विश्व के सबसे उन्नत देश अमेरिका, अगर हम मॉडर्न युग की बात करें, हम कहते हैं कि आज तो हम मॉडर्न युग में रह रहे हैं। अगर हम बात करें विश्व के सबसे उन्नत देश अमेरिका के मुकाबले में, क्या अफ्रीका के पिछड़े देश अंगोला और मोजाम्बिक आज रखे जा सकते हैं? अंगोला और मोजाम्बिक इस तरह से पिछड़े हुए हैं, वहाँ पर इतने सारे प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ सक्रियशील हैं या क्रियाशील हैं कि हम उसे कहें कि वो प्रतिक्रियावादी या प्रतिगामी हैं। उन लोगों का आधुनिक विकास की यात्रा से कोई वास्ता नहीं है। तो अमेरिका को अगर आधार मान करके हम ये कहें कि पूरी दुनिया में आधुनिक युग चल रहा है, पूरी दुनिया प्रगतिवान है, पूरी दुनिया उन्नति के शिखर पर विराजमान है, तो ये एक प्रकार से चीज़ों को साधारणीकरण करने का प्रयास होगा और हमें इस प्रवृत्ति से बचना होगा, क्योंकि अमेरिका के मुकाबले में अफ्रीका के पिछड़े देश अंगोला और मोजाम्बिक को किसी भी हालत में नहीं रखा जा सकता। दूसरे अगर उदाहरण की बात करें तो अमेरिका में रेड इंडियन निवासी है या वो न्यूयॉर्क के लोगों के मुकाबले में नहीं रखे जा सकते। भारत को ही अगर हम भारत की ही बात करें तो दिल्ली वालों और बस्तर के आदिवासियों को हम कैसे एक साथ रख सकते हैं? दिल्ली वालों के जीवन के स्तर में, उनके सोचने विचारने के तरीके में, और बस्तर के आदिवासी किन आदिम परिस्थितियों में रह रहे हैं, किस तरह के अभावों का सामना कर रहे हैं,
शिक्षा, स्वास्थ्य की न्यूनतम आवश्यकताएँ भी उनकी पूरी नहीं हो रही। आज भी वो पुरातन परंपराओं से चिपके हुए हैं। आज भी उनकी सोच है वो काफ़ी हद तक रूढ़िवादी है। तो हम दिल्ली वालों के आधार पर हम ये कहें कि समूचे भारत देश में आधुनिक युग आ गया है या मानवतावादी विचार हैं उनका प्रवाह हो रहा है, ये युग प्रगतिवान है या ये युग है भौतिकतावाद का है, इसमें भौतिक सुविधाओं के सुख संसाधन है वो सभी के लिए सहज रूप से उपलब्ध हैं। तो अगर हम बस्तर के आदिवासियों को भी अगर उनके साथ रख कर के तुलना करेंगे, तो हमें ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि दिल्ली वालों और बस्तर के आदिवासियों को हम तुलना नहीं कर सकते। कहने को तो हम चले भले ही आधुनिक युग में रह रहे हों, लेकिन बस्तर के निवासियों के लिए विकास का अगर हम बात करें तो विकास का प्रतिमान आज भी पुरातन है, पहले का है, प्रतिगामी है या पीछे की ओर धकेलने वाला है। इसी प्रकार अगर मैं तीसरे उदाहरण की बात करूं तो बस्तर के गांव, गंगा यमुना के मैदान और नई दिल्ली के अंदर भी आपको एक साथ तीनों युगों के विचार हैं एवं मूल्य हैं या तीनों युगों की विकास की स्थितियां हैं, उनके आप एक साथ दर्शन कर सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इतिहास में किसी उपलब्धि, किसी विचार, मूल्य या विकास के स्तर के आधार पर चीज़ों का साधारणीकरण नहीं किया जाना चाहिए और किसी तिथि रेखा के आधार पर या किसी विकास के आधार पर या किसी विशेष घटना की उपलब्धि के आधार पर पूरे परिदृश्य को या पूरे क्षेत्र को हम एक विशेष प्रकार के काल विभाजन में नहीं बांध सकते। अब लेकिन हम क्या कर सकते हैं? क्या किया जाए? इतिहास का काल विभाजन है वो यथार्थता और तार्किक विवेचन पर आधारित नहीं है और मात्र सुविधा के लिए अगर हम कहें तो इतिहास का काल विभाजन किया गया है। लेकिन सुविधा मात्र से काम नहीं चलता, हमें यथार्थ तथ्यों की ज्ञान होना चाहिए। अगर हमसे कोई पूछे कि इतिहास का काल विभाजन का आधार क्या है, तो हमारे पास वो स्पष्ट दृष्टि विकसित होनी चाहिए, जिससे हम जो प्रश्न पूछने वाले हैं उसको संतुष्ट कर सकें। तो मैं अपनी तरफ से एक निष्कर्ष पेश करने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या किया जाए। इतिहास का कालानुसार विभाजन है वो एकदम दोषपूर्ण है। इतिहास के क्रम को यदि समझना है तो सारी मानवता के संदर्भ में हमें विकास के क्रम को समझना पड़ेगा कि कैसे भौतिक जगत में उपकरणों और उत्पादन के विकास के साथ साथ समाज में अंतर्निहित संघर्षों के सारे मनुष्य निरंतर प्रगति करता रहा। इस प्रगति का स्वरूप देश और काल की सीमाओं में सर्वव्यापी नहीं रहा, इसलिए एक ही साथ प्रगति के विभिन्न चरण हैं वो दिखाई पड़ते हैं। साधारणीकरण के आधार पर विभाजन या चीज़ों को देखने से हमें परहेज करना होगा। तो हम साधारणीकरण की प्रक्रिया से बचें और किसी तथ्य, तिथि या घटना के आधार पर काल विभाजन की प्रवृत्ति है उससे हमें किनारा करना होगा। अंत में मेरा कहना यह है कि काल विभाजन के अगर हम प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल का जो परंपरागत काल विभाजन है, अगर हम उसको तार्किक दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे, तो अगर हमें अध्ययन की सुविधा के लिए ही उसे अपनाना है, तो हम उस जो बिना किसी तर्क के जो रचा गया है या बिना किसी यथार्थता के आधार पर जिसका विभाजन किया गया है उससे हम बचें। और कुछ इस प्रकार का काल विभाजन है वो किया जा सकता है, जैसे भारत का इतिहास प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक, भारत का इतिहास 1200 से 1700 ईस्वी तक या भारत का इतिहास 1707 से 1947 तक, और हम अंत में कह सकते हैं कि समसामयिक इतिहास 1947 ईस्वी तक। ये कोई आदर्श पैमाना नहीं है। आप प्रारंभ से लगा करके 1000 BC तक का इतिहास भी पढ़ सकते हैं, इस तरह से काल विभाजन भी कर सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इतिहास के काल विभाजन को हम एक कालखंड के आधार पर बांट करके उसका अध्ययन कर सकते हैं, न कि एक विशेष नाम से संबोधित करें, ताकि हमारे भ्रम और दुविधा और शंका की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। अब मैं इस विषय बिंदु के साथ मैंने आपके समक्ष अपने तर्क, अपनी विवेचना और विश्लेषणात्मक दृष्टि पेश की है, और मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि जब भी आप इतिहास विषय की चर्चा करें या जब भी आपका किसी ऐसे व्यक्ति से आपका सार्थक चर्चा करने का अवसर मिले जो आपके समक्ष ये प्रस्तुत करे कि मैं प्राचीन काल में महारत हासिल रखता हूँ, आधुनिक काल में रखता हूँ या मध्यकाल में रखता हूँ, तो आप उससे एक तार्किक चर्चा करें और उसे समझाने का प्रयास करें कि वो कौन से आधार है जिसके आधार पर आप इस तरह का काल विभाजन कर रहे हैं। अपनी बात को आप पूरी तल्लीनता के साथ और पूरी यथार्थता के साथ रखें। इससे आप इतिहास की विषय वस्तु के साथ और एक बहुत बड़े भ्रम और एक शंका का निवारण कर पाएंगे, ऐसी मैं अपेक्षा
करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद।